ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कुछ मतलब कोई गुड मॉर्निंग बोलता नहीं है, हमको बोलना और उसका बोलने दो ना, उसका क्या है, आप लोग क्या करना है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग आज फिर क्या क्लास 9 के लिए जीव विज्ञान, क्लास 9 के लिए जीव विज्ञान का पहला चैप्टर लेसन, क्लास 9 का पहला चैप्टर क्या भाई, कोशिका। क्या है, कोशिका की आधार और संरचना के बारे में क्या करना है, हम लोगों को पहला पार्ट पढ़ना है। ये लंबी वीडियो है, मतलब लंबे पार्ट्स हैं, इसलिए हम लोग को क्या करना है, 2-3 पार्ट्स में इसको क्या करना, वीडियो को बनाना है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से क्या करना, वीडियो देखकर समझ कर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए, क्या है पहला, कोशिका। क्या है, कोशिका, और उसमें लाइन में है आधार एवं संरचना। आधार एवं संरचना, आधार क्या होता है अंग्रेजी में, बेस। आधार मतलब बेस, और संरचना मतलब स्ट्रक्चर। क्या है, स्ट्रक्चर। इसको जानने के पहले देखेंगे, आप यहाँ लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो है जीवन की क्या है, किसी जीव की बेसिक यानी आधारभूत संरचना को ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये आधारभूत क्या होती है, बेसिक क्या होती है, फंक्शनल क्या होती है, इकाई क्या होती है, वो समझना है। छोटा पार्ट्स नहीं है, ध्यान रखना। कोशिका जो है किसी शरीर का छोटा पार्ट्स नहीं है, छोटी इकाई होती है। चलिए, दूसरी बात में इसको समझने के लिए करते हैं कि भाई अब देख रहे हैं कि आस पड़ोस में हम बहुत सारी मकानें क्या कर रही है, बन रही है। आकाश, ठीक है, मकानें क्या बन रही है, बन रही है। आप देखो मकान जो इतनी बड़ी बन गई, आखिर कहाँ से उसका हुआ, फाउंडेशन, नाम सुनी होगी, फाउंडेशन, फाउंड करते हैं, तो फाउंडेशन कहाँ से आती है, नींव से होती है, और सारी नींव जुड़ के, सारे जुड़ के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। आइए दूसरे यहाँ देखेंगे, देखिए बेटा, ये है ईंट, ब्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, ईंट को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिक्स कहा जाता है, यानी ईंट जोड़ कर क्या करते हैं, आगे का सामान बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ईंट, एक ईंट है हमारा, एक है, एक ईंट को यदि हम उसको जोड़ते हैं, ईंट के साथ यदि जोड़ा जाए, यानी वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में यदि हम क्या करते हैं, किसी ईंट को जोड़ते हैं, जैसे एक ईंट है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में जोड़ेंगे तो ये लंबा में चला जाएगा, और ये ईंट है ऐसे, और इसको इस तरह जोड़ेंगे तो हाइट के अनुसार क्या होगी, बनती चलेगी। ऐसे लंबा है यानी मकान की लंबाई करेंगे, और ऐसे जोड़ेंगे तो क्या करेगा, ये करेगा। यानी यहाँ देखेंगे पार्ट, पहला ईंट, एक ईंट देख रहे हैं, यानी घर के फाउंडेशन के लिए सबसे पहले क्या सी जरूरत हुई, ईंट। यदि ये ईंट नहीं रहेगी तो मकान का निर्माण नहीं होगा। एक ईंट और दूसरे ईंट के साथ ये जोड़े तो वॉल मतलब दीवार निर्माण होता है, और यही 2-4 दीवार मिलाकर क्या करते हैं, एक रूम बनाते हैं। 4 दीवार बना दिए तो 4 बना क्या हुआ, एक रूम बनाते हैं, और रूम बनाकर स्ट्रक्चर बना के क्या किया जाता है, हम लोग एक क्या कहते हैं, मकान बनाते हैं। और 2-4 रूम बनाने और बड़े मकान स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम चाहे बंगलो बनाएं या अपार्टमेंट बनाएं, ये पूरे यानी समझिए एक अपार्टमेंट बनने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एक ईंटा से हुआ, ठीक है ना। तो उसी तरह हमारे भी सेल है, ठीक है ना, कि एक सेल से क्या करते हैं, मिलने से हमारी ऊतक बनती है। एक सेल से बनने के बाद क्या होता है, एक सेल मिलने के बाद क्या होगा, ऊतक, जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं। 2-4 ऊतक मिलने से क्या बन गए, अंग बनते हैं, और 2-4 अंगों को बनने से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र के मिलने से हमारे एक मानव यानी एक पूर्ण बॉडी का निर्माण होता है। ये हो गया हमारी संरचनात्मक यानी बेस। क्या हो गया, बेस। ये हो गया बेसिक बनने का, और ये सारे अंग मिल के क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, यानी कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी किसी भी जीव के निर्माण के लिए हमारा क्या है, बेसिक होना चाहिए, आधार। बेसिक मतलब आधार होती है, और फंक्शनल, ये सारे मिलकर अंग मिलके, फंक्शनल मतलब फंक्शन करने, काम करने के लिए काम करती है, और इकाई मतलब हो गई यूनिट। क्या हो गई, यूनिट कहते हैं, यानी एक एक जोड़ कर क्या होती है, आगे निर्माण होता है। इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, पहले सेल कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है, टिश्यू वर्ग ऑर्गन्स कहते हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऑर्गेनिज्म के बाद हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी होती है। ये हो गई हमारी कोशिका। क्या है, कोशिका। लेट्स आप कोशिका के बारे में आगे करते हैं। देखिए
है ना। यहाँ देखेंगे कोशिका जो है जीव द्रव का बना हुआ होता है। कोशिका किसका बना होता है? जीव द्रव का, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। आखिर ये जीव द्रव है क्या? जीव द्रव है क्या? यानी जीवों में पाए जाने वाले द्रव्य क्या होते हैं? जीव द्रव्य कहलाते हैं। ये किस रूप में पाए जाते हैं? यौगिक के रूप में। किस रूप में पाए जाते हैं? यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड, जो हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर के पहले में पढ़े थे। यौगिक क्या होती है? कंपाउंड क्या होती है, ठीक। तो यौगिक क्या होती है? यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं कार्बनिक यौगिक, एक को कहा जाता है अकार्बनिक यौगिक, है ना। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, जैसे नाम से पता चले। कार्बनिक का हम लोग परिभाषा देखेंगे, वैसे यौगिक यानी वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की उपस्थिति क्या होती है? मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थिति होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक कहा जाता है। तो कार्बनिक में आपने देखा होगा प्रोटीन, जो हम लोग जो खाना खाते हैं भाई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लियर सम, ये सारे में कार्बन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। परिभाषा समझ गए? कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक है जिस यौगिकों में, जिस कंपाउंड में कार्बन भी क्या होती है? समाहित होती है। समाहित मतलब मिली हुई होती है, उपस्थिति होती है या प्रेजेंटेशन होता है, वैसे यौगिकों को क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। सपोज इसका उल्टा अपोजिट में आप पढ़ेंगे, उसमें अ लगा देंगे, समझ गए? यानी अकार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक जिसमें कार्बन की उपस्थिति कहीं नहीं हो, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होते, वैसे यौगिकों को क्या कहते हैं हम लोग? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे, ये हिंदी में आपका लिखा हुआ है H2O, ये रसायन सूत्र में लिखा है, यानी इसका नाम होता है जल, और NaCl मतलब लवक। यानी अकार्बनिक यौगिक हमारी जो जीव कोशिका में होते हैं, जल और लवक के रूप में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। आप देखिए ये क्या कोशिका जीव में क्या होती है, दूसरा में देखेंगे सिलेक्टिवली, है ना, परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रम, यानी एक प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? ये प्लाज्मा झिल्ली यानी परागम्य झिल्ली, परागम्य झिल्ली के रूप में क्या होती है? उपस्थित होती है। जीव द्रव में क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली के रूप में क्या होती है? जीव द्रव क्या होती है? उपस्थित होती है, ठीक है। आइए आप देखेंगे कोशिका के किस उपस्थिति में होती है? प्लाज्मा झिल्ली, जिसका नाम देखेंगे सिलेक्टिवली, है ना, परमेम्बल मेम्बल प्लाज्मा मेम्ब्रम्स के नाम से जानते हैं। यही मेम्ब्रम्स है, झिल्ली। मेम्ब्रम्स को क्या कहते हैं? झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। तो सभी कोशिकाओं के शेप, आकार क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। शेप मतलब आकार हो गया, आकृति देखें, शेप मतलब आकृति, साइज मतलब आकार, और इस तरह करते हैं। आप देखेंगे हमारे शेप और साइज, जिसमें हम लोग सबसे छोटी इकाई को हम लोग माइक्रो से मापते हैं। किससे मापते हैं? माइक्रो से मापते हैं, सबसे छोटी इकाई माइक्रो से, ठीक है। तो शेप और साइज में देखेंगे, यह क्या बेटा? प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका। प्लूरोन्यूमोनिया की जो कोशिका होती है सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसकी में आप देखेंगे 0.1 माइक्रोमीटर, 1 इसका नाम माइक्रो और मीटर, यानी पॉइंट से भी पीछे होती है। ये सबसे छोटी इकाई किसकी हो गई, है ना? प्लूरोन्यूमोनिया की आकृति होती है। और उसी कोशिकाओं में एक सबसे छोटी हो गई, और उसी कोशिका में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो ऑस्ट्रिच की होती है। ऑस्ट्रिच मतलब शुतुर्ग मुर्ग के जो अंडे होते हैं ना, वो कोशिका में बड़े होते हैं भाई। बड़े आदमी के, मैंने समझ गए ना, बड़े जानवर के बड़े बच्चे, छोटे जानवर के छोटे बच्चे। उसी तरह हमारी कोशिका में भी, यानी सबसे छोटी जो कोशिका है उसकी यदि जो जीव है उनकी कोशिका यदि किया जाए तो सबसे छोटी होती है। ऑस्ट्रिच का देखेंगे 1 माइक्रोमीटर, पॉइंट में नहीं है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक शुतुरमुर्ग की क्या होती है? अंडे की आकार हो सकती है। यदि छोटे अंडे हैं तो उसके माइक्रोमीटर कम होगी, जिसकी बड़े अंडे होंगे ये साइज में तो क्या होंगे? बड़े होंगे। यानी कहने मतलब कोशिका का आकार और आकृति जीवों के आधार पर क्या होती है। या कहेंगे कि जिसकी कोशिका जितनी ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा होगी, है ना, वो शरीर या वो जीव क्या होंगे? बड़ा होगा। कम कोशिका कम बड़े जीव, ज़्यादा कोशिका वाले ज़्यादा वाले कोशिका जीव। जैसे भाई हाथी या शुतुरमुर्ग जैसा हो नहीं सकता है, समझ गया ना, कि कोशिका। आप यहाँ देखेंगे हमारे मानव शरीर में भी कोशिकाओं का बना हुआ होता
है, जिसको हम लोग नर्वस सेल, नर्वस सेल, नर्वस सेल समझते हैं बात को। नर्वस सेल यानी तांत्रिका तंत्र, नर्वस सेल मतलब तांत्रिका तंत्र बना हुआ होता मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम में होती है। वह लगभग कितने मीटर की होती है? 1 मीटर की क्या होती है, समझ गए ना। नर्वस सिस्टम का तंत्रिका लगभग क्या हो सकती है? 1 मीटर की हो सकती है, ठीक है। ये हमारे हो गए आकार और आकृति, किसके? कोशिका के आकृति आकार होते हैं। अब देखेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं एक कोशिकीय, एक को कहते हैं बहुकोशिकीय। एक को कहते हैं एक कोशिकीय, एक को कहते हैं बहु। एक कोशिकीय मतलब नाम से पता है, एक मतलब एक यानी 1 मिनट वाली। अब बहुकोशिकीय यानी मल्टीपल, बहुकोशिकीय मतलब मल्टीपल सेलुलर। अब उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई, है ना, यूनिसेलुलर, यानी यूनि मतलब यूनिक, यूनि मतलब यूनिसेलुलर। अब बहुकोशिकीय, बहु मतलब समझते हैं ना, गुणनखंड यानी मल्टीपल सेलुलर कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे एक कोशिका से ही टूट कर बहुकोशिका बनती है, यानी कोशिका के विभाजन से, यानी एक कोशिकीय जीव के विभाजन से ही बहुकोशिकीय जीवों का क्या होता है? निर्माण होता है। बात समझ गए। और यदि कोई 60 केजी का यदि आदमी है, कितने केजी का? 60 केजी का यदि आदमी है तो आप यहाँ देखेंगे 60 × 10⁻15, यानी इतना कोशिका उसमें क्या होगी? प्रेजेंट रहेगा। ये हुआ फॉर्मूला टाइप, ठीक है। अब देखेंगे हमारे कोशिका साइट में सबसे देखेंगे आप इसमें बेटा हमारे हैं कोशिका इसमें कि हमारे देखो WBC क्या है? WBC हमारे शरीर में रक्त जो होते हैं 3 रूपों में पाया जाता है, एक श्वेत रक्त कण, एक लाल रक्त कण, एक को क्या पता प्लाज्मा, है ना, प्लेटलेट्स, बहुत सारे। उसमें से हम देखेंगे ये जो लाइकोसाइट है ना, ये भी कोशिका पाई जाती है, ठीक है ना। ये क्यों लिखा गया? ये ऐसी कोशिका है जो क्या होती है? अपनी आकार और आकृति बदलती है। ध्यान सुनेंगे, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो अपनी आकार और आकृति क्या होते हैं? बदलते हैं। और हमारे शरीर में आकृति और जो आकार है वो किसमें? WBC, वाइट ब्लड सेल, जिसको दूसरे नाम में लिकोसाइट क्या कहते हैं? लिकोसाइट कहते हैं। यह एक ऐसी कोशिका है जो आकार और आकृति क्या होती है? बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये बनती है और फिर नष्ट होती है। क्यों? फिर आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी WBC को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर का रक्षक कहा जाता है, ब्लड का सैनिक। यानी शरीर का रक्षक कौन होता है? जिसके शरीर में WBC प्रचुर मात्रा में होगी, यानी अच्छी मात्रा में होगी, उस पर कोई भी वायरस या जीवाणु अटैक नहीं करता। यानी हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, आज जो नाम सुने हमेशा कोरोना में समझिए, इम्यूनिटी पावर होती क्या है? मतलब आपके शरीर की WBC यदि तगड़ेदार हो, यानी जिस घर का पहरेदार तगड़ेदार हो उसके घर में मोबाइल चोरियां नहीं होती है। और जो खराटेदार सोएगा जिसके पहरेदार, उसके यहाँ मोबाइल क्या खुद आदमी को भी चुरा के ले जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो सपोज समझ गए ना। उसी तरह हमारे यहाँ लिकोसाइट भी वही है, जिसके शरीर में लिकोसाइट दमदार, मजबूत और ताकतवर होगी, उसमें कोई भी कोरोना वायरस क्या करेगा? अटैक नहीं करेगा। और जिसके लिकोसाइट क्या होंगे? कमज़ोर होंगे, दुबले पतले होंगे, उस पर बार बार क्या करेंगे? कोई भी वायरस या कोरोना वायरस नाम सुने हो, है ना, क्या करेंगे? बार बार अटैक करते हैं। इसलिए लड़ने के लिए समझेंगे, यानी दुश्मन एक जैसा नहीं बेटा। बात समझेंगे क्यों? दुश्मन एक जैसा नहीं है, प्रत्येक दुश्मन अलग अलग क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जो WBC लिकोसाइट है अपने दुश्मनों के आकार और आकृति को परास्त करने के लिए, हराने के लिए, वो भी अपने शरीर को क्या करता है? आकृति आकार को क्या कर देता है? बदलता है। तो समझिए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा परिवर्तित कोशिका कौन सी है जो बदलती है? लिकोसाइट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? WBC कहा जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और हमारे मानव शरीर में जो बताए थे सबसे बड़ी रक्त कणिकाओं में कोशिका का जो है वो हमारा तंत्र, वो नर्वस सिस्टम है, जिसको हम लोग न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन मतलब न्यूरो दिमाग, है ना। ये पूरे दिमाग क्या होता है? न्यूरो सिस्टम है ना। कहीं से भी पता चल जाती है। सबसे लंबी कोशिका, ये भी अपनी क्या करती है? बदलती रहती। इसकी आकार बड़ी आकारों में ये बदलती है और छोटे आकारों में लिकोसाइट बदलती है। यहाँ तक तुमने कोशिका और उनकी विविधता के रूप में क्या पढ़ा। लेकिन आखिर कोशिका, अब लेट चलते हैं कोशिका की खोज।
कोशिका की खोज। भाई इतना खोज किन्होंने किया था, हम लोग क्या करते हैं ईयर बाय और वैज्ञानिक के नाम बाय हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज किन्होंने किया था और कब किया था। तो लेट स्टार्ट। कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। हमेशा इंपॉर्टेंट देखेंगे, ध्यान से स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इसमें यदि देखेंगे वीडियो तो स्क्रीनशॉट है ना। कोशिका की खोज सबसे पहले अंग्रेज समझते हो ना, इंग्लैंड वासी, इंग्लैंड ने रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। बात समझ गई? कब? 1665 ईस्वी में है ना, खोजा था। कैसे खोजा था बताया था ना कि वो जब वो खोजे थे कॉर्क, क्या था? कॉर्क के पत्ते को जब दिया था तो उन्होंने देखा कि जब माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो देखा कि मधुमक्खी के छत्ते देखते हो ना, मधुमक्खी के छत्ते आप यदि देखे होंगे इस तरह स्क्वायर करके, इस तरह करके मैंने स्क्वायर में ऐसे है ना, इस तरह का उन्होंने क्या किया था? सेल्स को देखा था और उन्होंने इसका नाम, इसी का नाम को क्या रखा था? सेल रखा था। क्या लिखा था? सेल रखा था। ये हमारा अंग्रेजी नाम है सेल, साइंस का नाम में साइटो, साइंस के नाम में इसको कहते हैं साइटो, अंग्रेजी के नाम इसे सेल कहते हैं और साइंस के नाम इसे क्या कहा जाता है? साइटो कहा जाता है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665, समझ जाइए आज से लगभग 500 साल पहले ही कोशिका की खोज उन्होंने किया था। ठीक है, तो कोशिका खोज वहाँ तक हो गई। उसके बाद हमारे लीवेनहॉक, कौन थे? लीवेनहॉक। लगभग देखेंगे लगभग 9 सालों के बाद, यानी डच नाम बताए थे हमारे इतिहास चैप्टर में, बताए थे कि ब्रिटेन के बगल में ही हमारा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, डच और पुर्तगाल, स्पेन है ना। तो जब एक वैज्ञानिक ने खोजा तो भाई दूसरे देश के वैज्ञानिक ने सोचा कि भाई हम भी तुमसे एक कदम क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। ये लीवेनहॉक ने 1674 में, 1674 जो डच वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले क्या खोज की? जीवाणु और प्रोटोजोआ की खोज उन्होंने की। इसलिए दोनों को चार्ट को बदल दिए। आप बुक्स में पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन टाइप का है ना, इसलिए आप इसको क्या किया, अलग अलग बदला गया है ना। जीवाणु और प्रोटोजोआ की खोज उन्होंने किया था। ठीक है, और सभी क्यों केंद्र के निर्माण में एक लोगों की सहायता नहीं है, ये जितने लोग आए हैं है ना, केंद्र के जितने भी उपस्थिति है सब ने अपना अपना क्या किया था, उसमें योगदान दिया है। फिर हम लोग आगे केंद्र के बारे में जब पढ़ेंगे, केंद्र का के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि ये जिन्होंने इस चीज को खोज की थी वो सारी उसमें क्या है, उपस्थिति है, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि एक साल में तो हुआ नहीं था कंप्लीट। आप इस सीरीज को देखेंगे तो लगभग हमारे 300 साल लग गया कोशिका की खोज में। देखेंगे ईयर्स को देख लो, एक नजर में आप ये देखो, जहाँ 1600 खत्म हुआ था, हमारे यहाँ 1931 में माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ। समझो, एक पूर्ण कोशिका के बनने में लगभग 300 साल लग गए और हम लोग को पढ़ने में मात्र 3 मिनट का समय लगेगा। तो उस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ का क्या किया था, खोज किया था। उधर से रॉबर्ट ब्राउन आए, भाई अब ये ऐसे कैसे होगा, ये चीज़ मैंने भी खोजा है। तो उन्होंने क्या किया, 1800, सुन लो, 1674 कहाँ और 1831 कहाँ, लगभग 100-150 सालों का अंतर है। देख रहे हो ना, 31 साल इधर और 30 साल उधर, यानी 60 साल उधर, समझ जाइए 1700, यानी 160 साल के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा कि केंद्र कैसा होता है भाई, गोलाकार होता है। 130 साल के बाद किसी ने खोजा, इसलिए सामने के आंसर दिए बेटा, सामने आप देख रहे हो ना, लगभग 130 लगभग सालों तक उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा कि क्या होता है, केंद्र क्या होता है, गोलाकार होता है। और मात्र उसके 8 साल बाद पुरकिंजे, कौन है, पुरकिंजे ने कहा कि भैया कोशिका तो गोल होता ही है, केंद्रक होता ही है, लेकिन उसमें अर्धतल और जीव द्रव भी पाया जाता है, यानी केंद्र का जीव द्रव प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा मेंबर्स, समझिए, जीव द्रव प्लाज्मा मेंबर्स भी उसमें क्या कही जाती है, पाया है। किसने कर, समझ गई, पुरकिंजे ने किया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक, हमारे 2 वैज्ञानिक थे जो जर्मन के थे, किसके थे, बात बोले भाई कि गोतिया था भी तो पीछे छोड़ेगा नहीं, बताए थे, लंदन हो ही गया, डच हो ही गया, तो जर्मनी पीछे क्यों रहता, बोला तुम ही लोग खोज करो, हम भी करेंगे खोज, है ना। उन्होंने भी खोज का। उसके भी 2 दिग्गज हमारे वैज्ञानिक थे, एक जंतु विज्ञान के थे, एक पादप विज्ञान के, जिसको जूलॉजिकल कहते हैं, बोटनिकल कहते हैं, बायोलॉजी के जो क्षेत्र हैं, एक जंतु के बारे में जो खोज करता है जंतु। एक ने कहा नहीं, पादप में कोशिका पाई जाती है, तो बोला जब पादप में पाई जाती है तो जंतुओं में पाई जाती है, समझ गए ना। तो आप देखिए कौन है, हमारे स्लाइडेन, क्या है, स्लाइडेन एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जो जर्मन के थे, जो सन 1938 में, सन 1838 में पादप कोशिका एक सूक्ष्म जीव क्या था, सूक्ष्म कोशिका होती है, उन्होंने क्या कहता, प्रतिपादन किया
था। और वहीं स्लाइड, वहीं जर्मनी के यानी स्लाइड और स्वान दोनों के नाम एक साथ लिए जाते हैं, है ना। स्वान ने बस 1839 में तवातोड़ नहीं बोलते हैं, देखा देखी, उन्होंने भी कहा कि भैया तुम जंतु विज्ञान में वनस्पति में पाया था, हमारे यहाँ तो प्राणी जगत के थे, यानी उन्होंने जंतु विज्ञान में भी क्या किया था, है ना, किया जाता है, समझ गए। और इस तरह वो दोनों मिलकर किसका सिद्धांत दिया, कोशिका निर्माण का सिद्धांत दिया। ये हो गया कोशिका सिद्धांत, यानी सबसे ज़्यादा हाई, इन सबों के नाम होता नहीं, रॉबर्ट हुक के बाद, है ना, लीवेनहॉक के बाद, रॉबर्ट हुक और लीवेनहॉक के बाद हमारा स्लाइडेन और स्वान का ही नाम कोशिका सिद्धांत के नाम में आता है। इन्होंने ही कहा था कि क्या कहा था भाई, सूक्ष्म कोशिका के बनी होती है। ये हो गया 39, समझिए कितने सालों के बाद, लगभग 200 साल पूरा गया, नहीं 1665 1765, और ये 150 साल लग गए कोशिका के सिद्धांत के आने में। उसके बाद एक 1855, जब 39 खत्म हो गई, 1855 में ब्रिचो, क्या ना, ब्रिचो ने क्या क्या था, कहा था कि कोशिका जो निर्माण होती है, जो एक कोशिकाओं से बहु कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो एक कोशिकीय, ध्यान रखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, एक कोशिकीय के विखंडन से ही, यानी पहले मौजूद कोशिका के, जो पहले मौजूद जो कोशिका है उसी के विखंडन से बहु कोशिका का क्या होता, निर्माण होता है। किसने कहा था, ब्रिचो ने कहा था कि कोशिका निर्माण ऐसे नहीं, कोशिका निर्माण पहले से मौजूद जो कोशिका होती है उसी के विखंडन से, यानी विभाजन से, और उसी कोशिका के विभाजन से जीवों का निर्माण होता है, पहले से मौजूद, यहाँ लिखा हुआ है। अब उसका देखेंगे मैक्स सुल्ज ने क्या कहा, सन 1861 में प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोशिका कहा कि यह प्रोटोप्लाज्म का क्या है, एक पिंड है, प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। कब, 1861 में। अब दोनों को दूरी में आप देख लीजिए, मात्र 196 साल का अंतर हो गया, 1665 या 1861, 4 साल हो गए भाई, समझिए 196 साल क्या हो गए, लग गए प्रोटोप्लाज्म के पिंड बनने में, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, बात समझ गई। अब उसके बाद देखेंगे, है ना, अब एक ने कहा कि भाई ये तो है ही, उसके बाद देखिए, है ना, स्ट्रासबर्गर 1884, 200 साल पार कर गए, नहीं, सिवली जुलबी, है ना, क्या सभी जुलबी जो बनाते हैं हम लोग भाई, 100 साल के 50 साल सारी जुबली बन गए। और 1884 में कहा कि केंद्र जो होता है वो क्या होता है, पैतृक लक्षण होते हैं, यानी किसी वंशों का, किसी बच्चों का निर्माण में उनके वंश यानी उनके पिता का भागीदारी होता है, यानी जब भी कोशिका निर्माण विभाजन होगा या जब नई कोशिका कुछ बनेगी तो उसके कुछ अंश, उसके कुछ गुण पैतृक होगी, यानी वंशागत होगा, उसके पहले वाले कोशिका के जैसा ही उसके क्या होंगे, लक्षण दिखाई देंगे। किन्होंने कहा था, स्ट्रासबर्गर ने कहा था। और उसके बाद उस समय उतनी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप नहीं हुआ थी, और इनके लिए हमारा देखेंगे एम, है ना, नॉल और ई रस्का ने 1931 में, बात समझ जाओ, सन 1931 में बात हमारे समझ जाओ, 90 साल, 1931 हो गई। अब आई हमारा कितना हो गया, 2021 हो गया ना, तो कितने साल हो गए, लगभग 90 साल हो गए। 90 साल पहले क्या किया था उन्होंने, शक्तिशाली माइक्रोस्कोप का क्या किया था, खोज किया था, और उसकी खोज के द्वारा ही कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उसको बड़ी स्पष्ट रूप से क्या किया जाता है, देखा जाता है। आप यहाँ फोटो में देखेंगे, ये कोशिकाओं का क्या है, निर्माण है। अब शक्तिस्कोप से आज इतने शक्तिशाली माइक्रोस्कोप हैं कि हम उनके 1000 गुना लाख गुना छोटे चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारी कोशिका की आकार, संरचना और हमारी विविधता के बारे में क्या किया आज ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोशिका, है ना, कोशिका के क्षेत्र और कोशिका के निर्माण और कोशिका के पार्ट्स ऑफ कोशिका यानी काइंड्स ऑफ सेल्स के बारे में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है।